जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, अप्रैल 2026 की EICPIN के आंकड़े जो हैं वो जारी हो चुके हैं। अब ये आंकड़े जुलाई 2026 से बढ़ने वाले महंगाई भत्तों पर कितना असर डालेंगे, ये देखेंगे आज के इस वीडियो में। ये और इसके साथ साथ एक रिपोर्ट शेयर करने वाली हूँ जिसके माध्यम से ये पता चल रहा है कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू हो सकता है और 8वें वेतन आयोग के तहत जो हमारा एरियर बन रहा है, जो कि तकरीबन तकरीबन शायद लाखों का हो सकता है, ये एरियर हमारे खातों में कब तक क्रेडिट होगा, इसके बारे में भी सोशल मीडिया में बहुत चर्चाएं चल रही है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसके बारे में बात कर लेते हैं और साथ ही में कुछ कमेंट्स देखेंगे जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। देखिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखा तो वीडियो की अपडेट जो है आप तक नहीं पहुंचेगी। और यही वजह है कि कई बार बहुत सारे हमारे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स ये कमेंट करते हैं, कई बार फ़ोन करके भी कहते हैं कि मैम अभी काफ़ी दिनों से आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। तो वीडियोस तो हम डेली जो है शेयर करते रहते हैं, पर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखा तो अपडेट आप तक नहीं पहुंचेगी। इसीलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे महंगाई भत्तों के बारे में और फिर वीडियो के आखिर में हम देखेंगे 8वें वेतन आयोग का एरियर। देखिए, एक लिख रहे हैं कि मैम मैंने 3 बार जो है मैसेज किया है कि मेरी मदर फैमिली पेंशन जो है बहुत डिले है, स्पर्श में माइग्रेशन क्यों नहीं हुआ, आपकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। देखिए, शायद आप स्पर्श में माइग्रेशन को लेकर काफ़ी बार कमेंट्स कर चुके हैं, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप नए वीडियोस में कमेंट करेंगे तो वो कमेंट्स हमारे सामने जल्दी से आ जाते हैं, पुराने वीडियोस में कमेंट करेंगे तो वो कमेंट्स हमें जल्दी से नहीं दिखते हैं। यही वजह है कि शायद आपके कमेंट्स का जवाब अभी तक मैं नहीं दे पाई हूँ, पर अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो इस सवाल का जवाब आपको खुद ब खुद मिल ही जाता था। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि स्पर्श में माइग्रेशन के लिए किसी भी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स या डिपेंडेंट को खुद कोई भी कार्रवाई नहीं करनी है। जैसे आपका नाम जाएगा रिकॉर्ड से, ये माइग्रेशन खुद ब खुद हो जाएगा। बस आप फ़ोन नंबर जो है, जो रजिस्टर फ़ोन नंबर है, उसको चालू रखिए, इनकमिंग आउटगोइंग की सुविधा उसमें शुरू रखिए, SMS उसमें आने चाहिए ताकि जब आपका माइग्रेशन हो तो उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। अभी आप जो ये लिख रहे हैं कि फैमिली पेंशन बहुत डिले है, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। लेट है मतलब क्या? क्या स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ, यही पूछना चाह रहे हैं, या कोई और जो है पेंशन संबंधी समस्या है? दोबारा सही तरीके से कमेंट करिए और लेटेस्ट वीडियो में करिए। जब कमेंट्स करते हैं तो उसके 2-3 दिन के लगातार वीडियोस देखिए। वैसे तो हर वीडियो देखना चाहिए, कुछ ना कुछ जानकारी मिलती ही रहेगी, पर जब आप कमेंट्स कर लेते हैं उसके बाद के 2-3 दिन के वीडियोस देखिए, उसमें विस्तार से उसके बारे में मैं बात जरूर से करूँगी। चलिए अगले कमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2016 दादाजी का पेंशन 31,850 रुपये आता था। दादी का फैमिली पेंशन 19,062 रुपये आता है। पेंशन सही मिल रही है क्या कि नहीं? CPPC से आती है ये पेंशन, प्लीज बताइए। देखिए, बेसिक वगैरह को देखते हुए तो ये आर्मी, एयरफोर्स या नेवी की ही पेंशन की जो है कमेंट्स लग रहे हैं, यानी जो डिपेंडेंट है उनकी दादी जी जो है या दादाजी जो हैं आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में ही होंगे। देखिए, यही वजह है कि जब मैं कमेंट्स करने के लिए कहती हूँ तो अगर आप बेसिक की जानकारी चाहते हैं तो विस्तार से कमेंट्स करिए, अदरवाइज बेसिक की जानकारी हम नहीं शेयर कर पाएंगे। मनीष कुमार जी जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, आप दोबारा कमेंट करिए, उसमें रैंक, दादाजी की रैंक, लेंथ ऑफ सर्विस, ग्रुप, ये सब कुछ, रिटायर कब होकर आए थे, ये सारी जानकारी जो है लिखिए ताकि हम विस्तार से इसके बारे में बात कर पाए। और अगर आपको लगता है कि दादी जी की पेंशन भी कम आ रही है तो इसके लिए भी जो है कार्रवाई कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको PPO वगैरह जो है वो शेयर करना पड़ेगा। चलिए
अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम क्या आप रेलवे के भी जो पेंशन है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? देखिए, जैसे कि इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा कहती हूँ, वीडियोस में मैं शेयर करती रहती हूँ कि हालांकि मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर हैं और जब चैनल को मैंने शुरू किया, वीडियोस बनाना मैंने शुरू किया, तो वहां पर सिर्फ मेरा फोकस यही था कि हमारी जो डिफेंस की फैमिली पेंशनर्स हैं हम उनकी मदद कर पाए। पर अब देखिए, ऐसा हुआ है कि इस चैनल के साथ काफी मात्रा में हमारे सर्विस पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य विभागों के कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जुड़े हैं। तो सभी की मदद कर कर हमें बहुत ही खुशी होती है। और जहां बात होती है रेलवे मंत्रालय की या रेलवे के जो पेंशनर्स है उनकी, तो बिल्कुल हम मदद करते हैं। लेकिन साथ ही में देखिए, इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास यही करती हूँ कि अगर कोई भी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स हो, उनको अपनी पेंशन संबंधी समस्या के लिए किसी की भी मदद की जरूरत ना पड़े, उसको किसी को भी पैसे नहीं देने पड़े। हालांकि हम तो देखिए, अगर पीपीओ वगैरह चेक करते हैं या कोई एरियर को लेकर कार्रवाई कर देते हैं, एमएससीपी को लेकर कार्रवाई करते हैं, कोई लीगल एडवाइस अगर देनी हो, किसी को भी कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं तो कभी चैनल ज्वाइन करने के लिए भी नहीं कहती हूँ। इसलिए आपने हमेशा सुना होगा, मैं ये कहती हूँ कि आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो इस चैनल को शुरू करने का उद्देश्य मेरा यही है कि आपकी जो अगर कोई समस्या है पेंशन संबंधित, या कोई एरियर्स वगैरह नहीं मिला है, कोई आपका पैसा अटका पड़ा है, तो उसमें आप खुद कार्रवाई कर सके, आपको किसी को भी पैसे देने की जरूरत ना पड़े। तो अगर आप रेलवे के पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स हैं, तो आपको कोई अगर समस्या है, आप बिल्कुल हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि एसबीआई से स्पर्श की पेंशन नहीं आई है अभी तक। ये मुझे कल का मैसेज था, कमेंट्स था कि पेंशन क्रेडिट नहीं हुई है। हालांकि कल सुबह से सबकी पेंशन क्रेडिट बहुत ही जल्दी हुई है, किसी की भी पेंशन लेट हुई ऐसा कमेंट्स वगैरह या मैसेज फोन नहीं आया था। पर कुछ एक केस में ऐसा हो भी सकता है, आज एक दिन इंतजार करिए। फिर भी अगर आपकी पेंशन क्रेडिट नहीं होती है तो आप जल्दी से जो है कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं सीपी ग्राम के थ्रू। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम पीएमआर केस का क्या हुआ? देखिए, पीएमआर केस में एक अगली डेट पड़ी है जो 21 जुलाई 2026 की है। अब जो भी अपडेट होगी वीडियो के माध्यम से मैं जरूर से शेयर कर दूंगी। एक लिख रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद डीएसपी अकाउंट में करवाना है या डीपीए में? मैम, वीडियो में क्लियर नहीं हुआ। देखिए, कल मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में हमारे जो डिफेंस के पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको मिलने वाले वेलफेयर के बारे में बात की थी। जहां जो सर्विंग पर्सन है उनके लिए अलग खाता है, वहीं पर जो है रिटायरीज हैं उनको अपना खाता अलग करवाना होता है, उनको कन्वर्ट कराना होता है पेंशन अकाउंट में। विस्तार से उसके बारे में मैंने बात की थी। तो ये कमेंट्स उस वीडियो में मुझे आया है कि थोड़ा कुछ उस वीडियो में क्लियर नहीं हुआ है। अब उसके लिए मैं अलग से एक पूरा वीडियो लेकर आऊंगी और रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि आप सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और उसको शेयर भी जरूर से करिएगा। क्योंकि जो कल बात हमारे सामने आई थी उसमें यह था कि अपना जो अकाउंट है उसको कन्वर्ट नहीं करवाया था, सैलरी अकाउंट से पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करवाया था। इस वजह से उनका एक्सीडेंट का जो क्लेम है, उनकी वाइफ जब बैंक में गई, एक्सीडेंट का क्लेम है वो जो है अप्रूव नहीं हुआ था। एक छोटी सी गलती भी नहीं कहूंगी मैं इसको, जानकारी ना होने की वजह से यहाँ पेंशनर्स के परिवार को इतना बड़ा नुकसान हुआ था और इन सभी चीजों से हमें बचना है। तो देखिए, आप रिटायरमेंट के बाद अपना जो नॉर्मल सैलरी अकाउंट होता है उसको जो है पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट कराना होता है। वहां पर डीएसपी पेंशन अकाउंट लिखा हुआ आना चाहिए। कन्वर्ट कराइए, कंफर्म करिए और फिर ही आप आराम से रहिए। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम मेरे पापा तो नहीं रहे और मम्मी भी नहीं है, बट मेरे पापा आर्मी में थे, उनके अकाउंट में डीएसपी अकाउंट है, तो क्या हम क्लेम कर सकते हैं? मैं उनकी बेटी, मेरा डिवोर्स हो चुका है और मैं पेंशन लगवाना चाहती हूँ, क्या प्रोसेस करवाना होगा? प्लीज मेरे कमेंट्स का जवाब जरूर से दीजिएगा। थैंक यू। मैं जरूर से कमेंट्स दूंगी और इसके साथ कमेंट्स का जवाब दूंगी और इसके साथ साथ जो भी मदद इस चैनल के माध्यम से बन पड़ती होगी मैं जरूर से करूंगी। खास तौर पर मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अगर पेंशन संबंधित कोई भी समस्या है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी ये है थोड़ा कि मेरी हेल्थ थोड़ी सही नहीं है, थोड़ा काम का बोझ भी ज्यादा है, इस वजह से मैं ज्यादातर फोन कॉल अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, व्हाट्सएप पर समय से रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ।
पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सभी को रिप्लाई करने की। और इसके साथ 2-3 आपके इसमें सवाल है जिसके हम जवाब जो है देखते चले। सबसे पहली बात देखिए, आपने कितना विस्तार से कमेंट किया है। आपने लिखा है कि आपके पिताजी जो थे वो आर्मी में थे, तो हमें भी जवाब देने में थोड़ी आसानी हो जाती है, क्लियर हो जाता है, हमें ये पता चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, डीएसपी अकाउंट की अगर बात कर रहे हैं तो आप क्लेम करना है। देखिए, आपके पिताजी, आप यहाँ पर पूछ रही हैं कि डीएसपी अकाउंट के लिए क्लेम करना है, तो क्या क्लेम करना है? डीएसपी अकाउंट में जो सर्विस पेंशनर्स हैं उनको इंश्योरेंस मिलता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। तो वो अभी बात तो चली गई। देखिए, अगर कोई सर्विस पेंशनर्स हैं, उनका एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, उसके बाद एफआईआर वगैरह होती है, पोस्टमार्टम होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लगवा के फिर इसके लिए क्लेम करवाना होता है। अगर मतलब अकाउंट कन्वर्ट करवाया होगा तो आप ये क्लेम वाली का तो मैं इसमें जवाब नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आपने इस क्वेरी को भी सही से नहीं पूछा कि आप क्या क्लेम करना चाहती हैं। पर आप जो यहाँ लिख रही हैं कि डिवोर्सी बेटी हैं आप, डिवोर्स हो चुका है आपका, तो आपको बिल्कुल आपकी माता, जो पिताजी है, इनकी पेंशन आपको कन्वर्ट होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, पार्ट 2 ऑर्डर वगैरह बना है नहीं बना है, आपका नाम प्रॉपर तरीके से दर्ज है नहीं, ये थोड़ा चेक कर लीजिए। इसके लिए आप नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड में जाइए, पूरी कार्रवाई वहां से कराइए। अगर आपको दिक्कत आ रही है, जिला सैनिक बोर्ड आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपको वहां से कोई सही तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात, पेंशन आपकी जरूर से लग जाएगी, और उसके बाद जो है आपका अकाउंट जो है वो डीएसपी अकाउंट होगा, या अलग अलग जिस भी बैंक से आपकी पेंशन आ रही होगी, आएगी आने वाले दिनों में, तो उसके हिसाब से उस बैंक में जिस हिसाब से नाम होगा, हमारे जो डिफेंस पर्सन या वेटरन्स हैं उनके लिए, या उनकी फैमिलीज जो हैं उनके लिए, जिस इस नाम से अकाउंट्स ओपन हो रहे होंगे, उस हिसाब से आपका जो है अकाउंट उसमें ओपन जरूर से होगा। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम मेरे फादर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको गोली लगा था, 1968 में वो रिटायर हो गया था, और 1984 में उनका जो है देहांत हो गया। अब मेरे मदर जो है वो डैडी का पेंशन ले रहे थे, और मम्मी भी 2018 में जो है एक्सपायर हो गई थी। उनकी डॉटर उनका देखभाल करती थी, और वो विडो डॉटर है। उनकी पेंशन उनकी डॉटर को मिलेगी या नहीं मिलेगी, प्लीज इसके बारे में जो है जवाब दीजिएगा। और इन्होंने अपने पिताजी का रैंक वगैरह भी लिखा है। तो बिल्कुल उनकी माताजी के बाद ये जो पेंशन है उनको जो है जरूर से ट्रांसफर होगी। पर जैसे कि मैंने कहा कि पार्ट 2 ऑर्डर सही से हुआ होना चाहिए, पीपीओ में नाम दर्ज है या नहीं, ये थोड़ा देख लीजिए। अगर ये सारी कार्रवाई नहीं भी हुई है तो अभी भी हो सकती है। नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क करिए, ताकि इसको लेकर वहां से कार्रवाई शुरू हो जाए। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत आती है, आप हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, ये कुछ कमेंट्स थे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं महंगाई भत्तों के। तो 29 तारीख को एक प्रेस रिलीज के माध्यम से अप्रैल 2026 के AICPIN के आंकड़े जो है वो शेयर हो चुके हैं। अभी नाम आंकड़ों में मामूली सी बढ़त, यानी 0.8% की बढ़त जो है वो देखी गई है। अब आने वाले दिनों में, यानी जुलाई 2026 से ये बढ़त हमारे महंगाई भत्तों के आंकड़ों पे क्या असर डालेगी, इसका एक अनुमान देख लेते हैं। देखिए, अनुमानित डीए कितना बन रहा है। मार्च तक की गणना लगभग 61.94% तक पहुंच चुकी थी। अप्रैल में 0.8 अंक की बढ़त जोड़ने पर अनुमानित डीए जो है, इसका रनिंग फिगर लगभग 62.3% से लेकर 62.5% के आसपास पहुंचता दिख रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो रहा है, देखिए, यदि मई और जून में इंडेक्स स्थिर भी रहता है तो डीए लगभग 62% रह सकता है। यदि मई जून में भी 0.4 से लेकर 0.6 अंक की बढ़त मिलती है तो डीए जो है 63% तक पहुंच सकता है। और फिलहाल सबसे मजबूत अनुमान जो है 62 से लेकर 63% के आसपास जो है हमारा महंगाई भत्ता रह सकता है, ऐसा लग रहा है। तो ये एक अंदाजा था कि जुलाई 2026 से हमारे महंगाई भत्तों में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। अभी 2 महीनों के आंकड़े बाकी है। अभी ये आंकड़े ज्यादा असर ना भी डाले, थोड़ी थोड़ी ही बढ़ोतरी हुई तो भी जो है 3% की बढ़ोतरी आप जुलाई 2026 से मानकर चलिए हमारे महंगाई भत्तों में। तो चलिए, ये बात थी महंगाई भत्तों की। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई अपडेट जल्दी से देख लेते हैं, और साथ ही में ये भी देख लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग के तहत जो ये हमारा एरियर बन रहा है वो हमारे खातों में कब। तो देखिए, 8वें वेतन आयोग यानी वेतन वृद्धि और एरियर की पूरी रूपरेखा अब मैं शेयर करने जा रही हूँ। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नवीनतम अपडेट है ये। फिटमेंट फैक्टर और समय सीमा का एक विस्तृत विश्लेषण, इसके बारे में चलिए विस्तार से बात कर लेते हैं।
अब देखिए, देश भर में हितधारकों के साथ परामर्श जारी है। जैसे कि मैंने कहा कि अभी जून महीने में भी बहुत सारे जो है मीटिंग्स वगैरह होने वाली है 8वें वेतन आयोग के कमेटी की। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नई दिल्ली, देहरादून, लखनऊ उत्तर प्रदेश, पुणे, काफी जगहों पर जो है ये मीटिंग्स वगैरह हो चुकी है 8वें वेतन आयोग की कमेटी की। आयोग का उद्देश्य क्या है? वेतन, पेंशन और भत्तों से संबंधित मांगों पर केंद्रीय सरकारी संस्थानों, यूनियनों और संघों से सीधे सुझाव लेना, ये प्रयास वो कर रहे हैं। सबके मन की बात जान रहे हैं। कर्मचारी संघों की प्रमुख मांगे और प्रस्ताव क्या क्या है? देखिए, जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, उसकी अगर बात करें, यहाँ फिटमेंट फैक्टर पर जो है कहीं ना कहीं मतभेद दिख रहे हैं। मतभेद नहीं कहूंगी मैं इसको, लेकिन जो मांग है, जो वेतन आयोग की कमेटी के सामने मांग जा रही है, उसमें कुछ जो है अंतर जरूर से है। एनसीजेसीएम साइड की अगर बात करें तो प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर क्या है? 3.833 ये है। इसके साथ साथ जो दूसरे संगठन है वो भी 3.83 की मांग कर रहे हैं, लेकिन इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन जो है वो पे लेवल के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। अब इसमें 2.92 से लेकर 4.38 तक है। विस्तार से इस फिटमेंट फैक्टर के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब देखिए, इसके साथ न्यूनतम मूल वेतन की मांग बात करें तो अगर फिटमेंट फैक्टर 3.833 रहता है तो जो न्यूनतम मूल वेतन है वो 69,000 के आसपास रह सकता है। इसी तरीके से अभी विशेष विवरण देखें तो सभी कर्मचारियों के लिए है ये, यानी एनसीजेसीएम स्टाफ साइड जो है एक ही फिटमेंट फैक्टर सभी पे लेवल के लिए मांग रहा है। रक्षा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व जो कर रहा है वो भी यही फिटमेंट फैक्टर जो है मांग रहा है, यानी डिफेंस पर्सन और हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के लिए डिफेंस के। इसके साथ साथ जो रेलवे वाले हैं, जो यहाँ पर जिसके लिए मैंने बात की, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन, जो अलग अलग पे लेवल के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। वेतन स्तर के आधार पर 5 अलग अलग जो है फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। इसके बारे में विस्तार से हमने बात की है। जिनका पे लेवल ज्यादा है उनकी बेसिक ऑलरेडी ज्यादा है, अगर उनको फिटमेंट फैक्टर भी ज्यादा मिला तो ये उनके लिए तो फायदा है ही, लेकिन जिनका पे लेवल कम है, अब उनको अगर फिटमेंट फैक्टर भी कम मिला तो ये उनको बहुत, उनके साथ गलत ही होगा, नुकसान ही है ये। अब संभावित वेतन वृद्धि की अगर बात करें तो विभिन्न परिदृश्यों का ये विश्लेषण आप देखते चलिए। न्यूनतम वृद्धि 2.57, ये यदि पिछला फिटमेंट फैक्टर बरकरार रहता है, यानी 7th पे कमीशन के हिसाब से ही या फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो 2.57 ये रह सकता है। इसके साथ देखिए मध्य वृद्धि, यानी थोड़ी सी अगर केंद्र सरकार जो है उदारता दिखाते हुए फिटमेंट फैक्टर में मामूली सी भी अगर बढ़त करते हैं तो 2.92 रेलवे कर्मचारियों निचले द्वारा प्रस्तावित है ये, यानी कुछ जो कर्मचारी संगठन है उनके द्वारा ये जो है मांग रखी गई है। अधिकतम मांग क्या है? 3.83 से लेकर 3.833 तक की मांग है, जो जेसीएम और AIDEF द्वारा जो है मजबूती से उठाई गई मांग है। उम्मीद करते हैं कि देखिए जितनी भी मांग यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर की जा रही है उतना तो नहीं, लेकिन उसके आसपास या उससे थोड़ा कम तो जो है फिटमेंट फैक्टर जरूर से मिलेगा। अब देखिए रिपोर्ट से लागू होने तक का सफर अब देख लीजिए। नवंबर 2025 में टर्म ऑफ रेफरेंस जो है उसको नोटिफाई किया गया, यानी कंफर्म किया गया, जारी किया गया। मई 2027 की बात करें तो 8वें वेतन आयोग द्वारा सरकार को रिपोर्ट सौंपने की अंतिम समय सीमा है ये, यानी 18 महीनों का जो समय दिया है केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की कमेटी को, वो समय सीमा जो है मई 2027 तक है। 2027 की दूसरी छमाही की अगर बात करें तो नई वेतन संरचना का संभावित आधिकारिक कार्यान्वयन जो है, यानी इसको इम्प्लीमेंट जो है 2027 के दूसरी छमाही में किया जा सकता है। इसके बाद देखिए एरियर कब से मिल सकता है? 31 दिसंबर 2025 जब 7वें वेतन आयोग की समाप्ति हुई, यानी कार्यकाल जो है समाप्त हुआ। 1 जनवरी 2026 से ये प्रभावी है। जो भी एरियर का कैलकुलेशन होगा, कम से कम कर्मचारी संगठनों की तो यही मांग है कि इस एरियर को 1 जनवरी 2026 से माना जाए। 2027 के अंत में 8वें वेतन आयोग का लागू होना, जब लागू होगा उसके बाद ये एरियर का भुगतान जो है वो होगा। इसके साथ देखिए नई वेतन संरचना 2027 में लागू होने की संभावना है। पिछले वेतन आयोग के रुझान के अनुसार संशोधित वेतन और बकाया एरियर 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी रूप से देय होगा, यानी जनवरी 2026 से अब तक का जब वेतन आयोग लागू होगा तब तक का पूरा एरियर जो है जिसका भुगतान करना पड़ेगा।
अब उम्मीदें बनाम वास्तविकता क्या है, ये हम उम्मीदें तो कर रहे हैं। उम्मीदें हम क्या कर रहे हैं, यूनियन का मुख्य फोकस जो है 3.83 के फिटमेंट फैक्टर पर है, जो कर्मचारियों के जीवन स्तर और क्रय शक्ति में एक बड़ा उछाल लाएगा, जिससे न्यूनतम वेतन जो है वो काफी हद तक बढ़ जा रहा है। इसके साथ वास्तविकता क्या है, देखिए 2026 की शुरुआत में बढ़ा हुआ वेतन हाथ में नहीं आएगा। कर्मचारियों को 2027 की दूसरी छमाही तक प्रतीक्षा करनी होगी, जिसके बाद एक साथ एरियर जो है वो प्राप्त होगा। यानी इस रिपोर्ट से साफ पता चल रहा है कि हमें हमारे बढ़े हुए पेंशन के लिए और 8वें वेतन आयोग के एरियर के लिए जो है 2027 की दूसरी छमाही का जो है इंतजार करना पड़ेगा। अब ये सारी अटकलें हैं, आने वाले दिनों में 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई बहुत सारी अपडेट शेयर होगी, और ये सारी अपडेट सही अपडेट आप लोगों को पाते रहने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन ऑन रखना है। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।